मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे एंड किए थे उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और स्ट्रीम लाइंस में क्या सिमिलरिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और वाटर फ्लक्स में क्या सिमिलरिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, यदि हमको ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक को समझना है तो आपको एक कंपेयर है उसको ध्यान देना है, जिससे हर चीज़ें आपको विजिबल होने लगेंगी। उस कंपेयर की ज़रूरत क्यों है, ज़रा आप ध्यान दें। ये पूरी बुक आपकी चार्ज के इर्द गिर्द टहलेगी। इसके इर्द गिर्द चार्ज के। यू नो दैट व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरैक्शंस। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। चार्ज यदि ना होता तो ना इलेक्ट्रिसिटी में कुछ होता और ना मैग्नेटिज्म में कुछ होता। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होती ही नहीं, चार्ज नहीं होता। रेस्ट चार्ज फील्ड का कारण है, मूविंग चार्ज करंट का कारण है, मैग्नेटिक फील्ड का कारण है और आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कारण है। तो कुल मिला के आपके आसपास जो कुछ भी है वो चार्ज के कारण है। यू कैन से चार्ज इज ए गॉड ऑफ फिजिक्स। चार्ज इज गॉड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अब चार्ज के बारे में हमको पढ़ना है। जब आपने ये देखा होगा कि आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, फर्स्ट टाइम जब आपको एटम का इंट्रोडक्शन कराए होंगे तो ऐसे एक छोटा सा पॉइंट रख दिए होंगे वो, और उस पॉइंट को रख के वो ये बोले होंगे कि इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो आप जब ये इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट में मिलियंस ऑफ मतलब 10 लाख एटम है, इसका मतलब एक पॉइंट को आप 10 लाख पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट जो है वो एक एटम है। ठीक है, उस एटम में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है, प्रोटॉन कितना छोटा है, न्यूट्रॉन कितना छोटा है। क्या आप देख सकते हैं? नहीं। और इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। तो इलेक्ट्रॉन का ही रोल है चार्ज को प्रोड्यूस करने में। किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज यदि पॉजिटिव आ रहा है या किसी पर निगेटिव आ रहा है तो उसका कारण क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको आपने देखा ही नहीं, ना देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक कंपेयर से पढ़ेंगे। आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है जैसे केमिस्ट्री का, उसमें किसी एक ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आप जान जाएं तो अप्रॉक्स आप उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जान जाते हैं। ठीक है, अब ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अप्रॉक्स क्या करती है, बिलोंग करती है। तो हम लोग देखो किस कंपेयर को यूज करने जा रहे हैं। वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है हाई से लो, हाई लेवल से लो लेवल। चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। एयर ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल। चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। एयर ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दैट मीन्स वाटर के केस में जो काम लेवल कर रहा है वही काम चार्ज के केस में पोटेंशियल कर रहा है, वही काम हीट के केस में टेम्परेचर कर रहा है, वही काम एयर के केस में प्रेशर कर रहा है। लेवल में यदि ये लेवल और ये लेवल सेम है तो वाटर फ्लो करेगा या नहीं करेगा? वाटर फ्लो नहीं करेगा। अब 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 फ्लो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इस जैसे जैसे लेवल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे फ्लो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यू नो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
rate of flow of water is water current, rate of flow of heat thermal current या heat current, rate of flow of air air current। ठीक है, अब देखिए जरा, जैसे कोई टैंक है और टैंक में हम लोग जो है वाटर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वाटर। ये बता रहे हैं कंपैरिजन ठीक क्यों है, आपके सारे टॉपिक्स को विजिबल कर देता है, आपको रियलाइज कराने लगता है सारे टॉपिक्स को। वाटर जैसे जैसे इसमें आता जाएगा लेवल क्या होता जाएगा, वाटर का बढ़ता जाएगा। तो वाटर के आने से क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। और ठीक ऐसे ही वाटर के जाने से क्या होगा, लेवल कम होता जाएगा। टैंक में वाटर आता जाएगा तो वाटर का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और लेवल भी बढ़ता जाएगा। और टैंक से वाटर आप निकालेंगे तो वाटर का अमाउंट भी कम होता जाएगा और लेवल भी कम होता जाएगा। ठीक है, और वाटर को आप कंपेयर कर रखे हैं चार्ज से और आप लेवल को कंपेयर कर रखे हैं किससे, पोटेंशियल से। अब जरा ध्यान दें, वाटर के आने पर वाटर का अमाउंट बढ़ता है और लेवल बढ़ता है, तो चार्ज के आने पर चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा और पोटेंशियल बढ़ेगा। वाटर के जाने पर वाटर का अमाउंट कम होता है और लेवल कम होता है। चार्ज के जाने पर चार्ज का अमाउंट कम होगा और पोटेंशियल कम होगा। तो चार्ज का अमाउंट कम हो रहा है, पोटेंशियल भी कम हो रहा है, चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, पोटेंशियल भी ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स Q proportional to V, Q proportional to V and Q is equal to CV. What is C? C is the capacitance of conductor. What is C? C is the capacitance of conductor. ठीक है, तो आप अब कैपेसिटेंस को किससे आप कंपेयर कर सकते हैं, आपसे पूछा जाए कोई एक टैंक है उसमें कितने वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो आपका ध्यान किस टॉपिक किस पर जाएगा, किस फिजिकल क्वांटिटी पे जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी टैंक में वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी आपसे पूछा जाए, वॉल्यूम पे जाएगा। किस पर जाएगा, वॉल्यूम पे जाएगा। ठीक कहा आपने, वॉल्यूम पे जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, कैपेसिटेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं वॉल्यूम से। किससे कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह के आप इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, और इसी कंपेयर पर हम एक और देखते हैं। अब देखें, जैसे अभी इधर का भी लेवल और इधर का भी लेवल सेम है, लेवल सेम है तो लेवल डिफरेंस क्या है, 0। क्या वाटर फ्लो करेगा, क्या चार्ज फ्लो करेगा, क्या फ्लो ऑफ चार्ज होगा, क्या करंट होगी, नहीं होगी। यदि लेवल सेम है, लेवल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी नहीं होगा और करंट भी नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बढ़ गया और करंट भी बढ़ गई। पोटेंशियल डिफरेंस 0 से और बढ़ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और बढ़ गया, करंट और बढ़ गई। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है करंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कम हो रहा है करंट कम हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। कम होने पर क्या हो रहा है, कम हो रही है। क्या हो गया ये हो गया V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज ओम्स लॉ, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाटर को कंपेयर करके हम कैसे पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। अब पूरी फर्स्ट बुक आपको विजिबल हो जाएगी, रियलाइज हो जाएगी। ठीक है, और किस कंपैरिजन से, वाटर चार्ज हीट एयर। इनमें चारों में से आपने किसको देखा है, वाटर को। और वाटर को देखा ही नहीं है, एवरीथिंग डॉट डॉट। आप बहुत सारे इंसिडेंट्स में या बहुत सारी एक्टिविटी में वाटर के साथ रिलेटेड है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं फील्ड लाइंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फील्ड लाइंस। तो आप जरा देखें, यहां हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इन दोनों को समझने के लिए हम कह रहे हैं वाटर से कंपेयर करेंगे। तो आप जरा 11th में याद करो, वाटर से रिलेटेड कोई चैप्टर था क्या? अच्छा, 11 को कायदे से पढ़े थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और जैसे ही आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बनाते हैं तो वहाँ टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और यहाँ टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस पर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस पर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर। तो ऐसा कोई डायग्राम था आपका 11th में? याद आ गया, स्ट्रीम लाइन। हाँ, तो इसको हम स्ट्रीम लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? स्ट्रीम लाइन। और यहाँ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता था? वेलासिटी। क्या रिप्रेजेंट करता था? वेलासिटी। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं। सच ए कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, सच ए कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व on which tangent drawn at any point represent direction of electric field at that point known as electric field line. Such a continuous smooth curve on which tangent drawn at any point represent direction of magnetic field at that point known as magnetic field line. ठीक है, such a continuous smooth curve on which tangent drawn at any point represent direction of velocity of fluid molecule known as streamline. ठीक है, डेफिनेशन भी सिमिलर है। अब ये स्ट्रीम लाइन क्या है, आप इसको समझ लेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अच्छे से समझने लगेंगे। ठीक है, देखें, आपने स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ा होगा, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, स्ट्रीम लाइन किसे कहते हैं? इफ ए फ्लूइड इज इन फ्लो, इफ ए फ्लूइड is in flow in such a way that all molecules passes through same point, all molecules passes through same point, traces same path as preceding molecules. ठीक है, then such type of flow known as streamline flow and that path known as streamline. फिर सुने, यदि कोई फ्लो ऐसा चल रहा हो कि उसमें किसी एक पॉइंट से पास होने वाले जितने भी फ्लूइड मॉलिक्यूल हैं वो एक ही रास्ते को ट्रेस करें, उसे हम कौन सा फ्लो बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। और उस रास्ते को स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, और फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। अब जैसे कहीं पानी बह रहा हो, हम लोग शरारत तो किए ही है, पानी कहीं बह रहा है तो आप देखें, जब उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दें और उसके चलने के रास्ते को देखें आप, फिर उसी जगह पे दूसरा ऑब्जेक्ट छोड़ें आप सिमिलर, फिर उसके फ्लो के रास्ते को देखें, उसी जगह पे तीसरा ऑब्जेक्ट छोड़ें आप और उसके फ्लो के रास्ते को देखें, यदि वो रास्ता रिपीट हो रहा है इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, और रिपीट कब होता है? जब फ्लो स्लो होता है। रिपीट कब नहीं होता है? जब फ्लो फास्ट होता है। इसका मतलब कब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, कब स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, ये स्पीड डिसाइड करेगी फ्लूइड मॉलिक्यूल की। ठीक है, फ्लो जब स्लो होता है तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं एक पॉइंट से पास होने वाले सारे के सारे सेम रूट को ट्रेस करते हैं। लेकिन यदि स्पीड ज्यादा हो जाए तो कोई मॉलिक्यूल ऐसे चला जाता है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे चला जाता है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे चला जाता है, एक ही पॉइंट से पास होने वाला। इसका मतलब टर्बुलेंट फ्लो हो गया। कैसा फ्लो हो गया? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, सच स्पीड ऑफ फ्लूइड
अप टू विच फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन, बियॉन्ड विच बिकम्स टर्बुलेंट, नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दें आप। अब वैसे क्रिटिकल शब्द दो इंसिडेंट का बॉर्डर है, वो वेलोसिटी जिससे कम होने पर स्ट्रीमलाइन फ्लो और जिससे ज्यादा होने पर टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल दो फेनोमेनन का बॉर्डर है। आप कहते हैं कि आज बाबा की कंडीशन क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब जानते हैं, या तो आर या पार, या तो रहेंगे या तो नहीं रहेंगे। क्रिटिकल बॉर्डर दो फेनोमेनन का। क्रिटिकल एंगल जिससे कम होने पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है, और जिससे ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम तो केवल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं उसे। दो इंसिडेंट का बॉर्डर। ठीक है, तो यहां पे जो है स्ट्रीमलाइन आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक स्ट्रीमलाइन एक समय में कितने मॉलिक्यूल को डिलीवर कर सकती है? एक स्ट्रीमलाइन एक ही स्टैंड पर कितने मॉलिक्यूल को डिलीवर कर सकती है? एक। क्यों? क्योंकि जब तक ये मॉलिक्यूल यहां से निकल नहीं जाएगा तब तक दूसरा मॉलिक्यूल थोड़े निकलेगा, क्योंकि उसी रूट पर उसको भी चलना है। तभी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और तभी इस पाथ को स्ट्रीमलाइन कहेंगे आप। इसका मतलब एक स्ट्रीमलाइन एक समय में एक ही वाटर ड्रॉप को डिलीवर कर सकती है। आप चाहते हैं कि दो वाटर ड्रॉप डिलीवर हो एक ही समय में, तो आपको दो स्ट्रीमलाइन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहते हैं तीन वाटर ड्रॉप डिलीवर हो एक समय में, तो आपको थ्री स्ट्रीमलाइन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहते हैं एक ही समय में चार वाटर ड्रॉप डिलीवर हो, आपको फोर स्ट्रीमलाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब यदि स्ट्रीमलाइंस की नंबर कम है तो कम ड्रॉप डिलीवर होंगे, और स्ट्रीमलाइन के नंबर्स ज्यादा हैं तो ज्यादा ड्रॉप डिलीवर होंगे। शावर देखो, शावर में भी एक स्लिट ओपन करें तो केवल एक समय में एक ड्रॉप आपके ऊपर गिरेगी, और दो स्लिट ओपन कर दें तो दो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, अब आपके ऊपर दो ड्रॉप एक समय में गिरेंगी। और तीसरा स्लिट भी खोल दें शावर का, फवारे का, बाथरूम की बात कर रहे हैं, तो आप तीन स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, तीन ड्रॉप गिरेंगी। इसका मतलब जितनी स्ट्रीमलाइंस होंगी उतनी ही ड्रॉप्स आपके ऊपर गिरेंगी और उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रीमलाइन का नंबर यदि कम हो जाएगा तो वाटर फ्लक्स कम हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसे। ठीक है, you know that what is streamline? If a fluid is in flow in such a way, if a fluid is in flow in such a way that all molecules passes through same point, traces same path, then such type of flow known as streamline flow, and that path known as streamline. इसका मतलब एक पॉइंट से जितने मॉलिक्यूल जाएंगे सब के सब इसी पाथ को यदि ट्रेस करते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अदरवाइज ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस पाथ पर यदि एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो जब वो तक निकल नहीं जाएगा तब तक दूसरा नहीं निकलेगा, तब तक तीसरा नहीं निकलेगा, एक निकलेगा तभी दूसरा निकलेगा। इसका मतलब एक समय में एक ही मॉलिक्यूल डिलीवर कर पाएगी एक स्ट्रीमलाइन। दो स्ट्रीमलाइन दो मॉलिक्यूल डिलीवर करेगी, तीन स्ट्रीमलाइन तीन मॉलिक्यूल डिलीवर करेगी। इसका मतलब जितनी स्ट्रीमलाइंस होंगी उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल डिलीवर होंगे, उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, अब वाटर फ्लक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। वाटर फ्लक्स की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस passes normal to the surface known as water flux। ठीक है, नॉर्मल सरफेस क्यों? अब देखो ये स्ट्रीम लाइन जो है नॉर्मल सरफेस आ रही है, ये वेलोसिटी हुई, क्या हुई? वेलोसिटी, और यही डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर का। इसका एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन हो जाएगा। क्यों? एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल टू द सरफेस, और इस पे उधर ही मॉलिक्यूल भी निकल रहा है, इसका अंदर उधर ही वेलोसिटी भी है, और दोनों में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर 0।
वेलोसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल फॉर्म कितना हो रहा है, 0। अगेन फिर से रिपीट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स पासेस नॉर्मल टू द सरफेस नोन एज वाटर फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासेस नॉर्मल टू द सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासेस नॉर्मल सरफेस नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मल सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिफिनेशन क्यों आई है, आप वाटर फ्लक्स समझेंगे तो समझ गए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मल सरफेस नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मल सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस passes normal to surface known as water flux. Total number of electric field lines passes normal surface known as electric flux. Total number of magnetic field lines passes normal surface known as magnetic flux. अब जरा ध्यान दें आप, अब ये फार्मूला कहाँ से आया, हम ये बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये जो फार्मूला लिखा जा रहा है ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, या जिसे आगे चल के आप लिख देते हैं ई डॉट ए, क्या लिख देते हैं, ई डॉट ए। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपका फार्मूला है बी ए कॉस थीटा, जिसे आप लिख देते हैं आगे चल के बी डॉट ए। हम लोग इसे समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलें समझते हैं, ठीक। आपका यहाँ टेंजेंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ टेंजेंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ टेंजेंट क्या, वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या है आपका, स्ट्रीम लाइन है, क्या है। अब वाटर से ही हम सबको समझना है हमको। अब जरा समझें यार आप एक प्रिंसिपल पढ़े थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में, और वो प्रिंसिपल आपका क्या था, वो प्रिंसिपल था आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 पढ़ते थे आप, ना भी याद हो जाने का। किसी पाइप से समरसेबल से पानी निकल रहा है, ये इंड समरसेबल से कनेक्ट है, यहां से पानी निकल रहा है। अब आपने क्या किया, ये जो ओपनिंग थी जहां से पानी निकल रहा था उसको आपने ऐसे दबा दिया। तो एक्चुअली आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया, ओपनिंग के कम किया या ज्यादा, कम कर दिया। और जब आप कम कर दिए तो आप स्पीड क्या देख रहे हैं, जो फ्लूइड है उसकी बढ़ गई है, बहुत सही, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। और जब आपने उसको छोड़ दिया तो एरिया क्या हो गई, बढ़ गई, और स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड में जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। अब आप जो है इस बात को समझे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, और पाइप का एक एंड समरसेबल से कनेक्ट है, दूसरे से पानी निकल रहा है। आपने ओपनिंग को जाके कंप्रेस कर दिया, दबा दिया उसको। अब आपने ओपनिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, पानी और दूर जाके गिरने लगा, ठीक है। और जैसे ही आप छोड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गई, अब पानी फिर पीछे आके गिरने लगा, इसका अंदर स्पीड कम हो गई। तो जब एरिया बढ़ी तो स्पीड कम हुआ, एरिया कम हुई तो स्पीड ज्यादा हुई। इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का है। अब आप इसको बैक चलें और आप यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें, तो इक्वल लिख सकते हैं आप। और बैक चलें, अब आप जो है
यहाँ v इंटू ए लिख दें और बराबर के, ये भी लिख सकते हैं आप। और बैक चलें आप, अब आप इसको लिख सकते हैं वी ए कास 0, वी ए कास 0। क्यों कास 0? क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन होने के कारण इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जा रहा है यहाँ पर 0, इसलिए आपको अधिकार मिल गया वी ए कास 0 लिखने का। अब आप ये लिख सकते हैं v डॉट ए, क्या लिख सकते हैं, और v डॉट ए लिख के आप इसे क्या लिख सकते हैं, v की यूनिट क्या होती है, v वॉल्यूम है या स्पीड है, स्पीड है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और इसे आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम की, इसकी यूनिट है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम पर सेकंड हो गया। और वॉल्यूम पर सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं, यदि कहीं से किसी पाइप से कम वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है वाटर का, फिर ज़्यादा वॉल्यूम पर सेकंड निकलने लग रहा है, फिर और ज़्यादा वॉल्यूम पर सेकंड निकलने लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, वाटर फ्लक्स बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम पर सेकंड को आप बोल सकते हैं वाटर फ्लक्स। क्या लिख सकते हैं, वाटर फ्लक्स, ये लिख दिया गया वाटर फ्लक्स। ठीक है, अब जरा देखें, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेशन है, और यदि आप वैसे भी स्टडी करें प्रैक्टिकल से, तो हम ये इन्वर्सली रिलेशन पाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिए, तो v इंटू ए बराबर कांस्टेंट हो गया आपका, और v ए को हम वी ए कास 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन इस रिलेशन की है। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, तो ये लिख दिया हमने। और ये v डॉट ए का एक्सपेंशन है, v डॉट ए, v की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, a की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मीटर क्यूब यूनिट है किसकी, वॉल्यूम की, और सेकेंड वॉल्यूम पर सेकेंड, कहीं से वॉल्यूम पर सेकेंड कम निकल रहा है किसी टाइप से, कभी ज़्यादा निकलने लगा, कभी और ज़्यादा निकलने लगा, तो आप क्या बोलेंगे, वाटर फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड इज द मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लक्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि वाटर फ्लक्स का फार्मूला, यदि वाटर फ्लक्स का फार्मूला वी ए कास थीटा या v डॉट ए हो सकता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, यहां वेलोसिटी को किसने रिप्लेस किया था, मैग्नेटिक फील्ड ने, तो यहां भी वेलोसिटी को कौन रिप्लेस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और यहां वेलोसिटी को रिप्लेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि वाटर फ्लक्स का फार्मूला वी डॉट ए था, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हुआ ई डॉट ए, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हुआ बी डॉट ए, क्योंकि वी, बी और ई एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टेंजेंट थे, तीनों क्या थे, टेंजेंट थे। तो हमारे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाटर फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनके फार्मूले क्या हैं और क्यों हैं, क्या हैं और क्यों हैं। अब हम लोग जो है, तो आज का क्यों जो पर्पस था हमारा, ये समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन कहाँ से आई, मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन कहाँ से आई, और वाटर फ्लक्स का फार्मूला कहाँ से आया। फिर उससे हम लोगों ने ये समझ लिया
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कहाँ से आया और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी था, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नहीं बहुत सारे चैप्टर्स, या आप ये कह सकते हैं कि पूरी पूरी फर्स्ट बुक 12th की आपसे छूट जाती। ठीक है, तो इस टॉपिक को खूब बढ़िया से समझिएगा, इसको खूब बढ़िया से समझ लिए तो आप कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। आपको वीडियो के सीक्वेंस अवेलेबल होंगे, उन सीक्वेंस में यदि आप वीडियो को देखते जाएंगे तो आप कनेक्ट होते जाएंगे फिजिक्स से, और एक समय आप फिजिक्स के साथ खेलना शुरू कर देंगे। थैंक्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।